मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं इस तरह के किसी भुलावे में नहीं आऊंगी कि वे लोग देश के लोग हैं। आरएसएस ने सिर्फ सत्ता को केंद्र में रखा, देश को केंद्र में नहीं रखा। देश को केंद्र में रखते तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेते, देश को केंद्र में रखते तो हिंदू मुस्लिम एकता को एक समझते। देखिए, पहले राजनीति थी, पर घरों में राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि दो भाई एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं, जो कि अब हो गया है। ये आप अभी ये बोल रही हैं, लेकिन आप तो बीजेपी के साथ भी रही हैं। मैंने बीजेपी को कभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। आज भी और तब भी मेरी रोल मॉडल श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और मुझे श्रीमती सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री का पद एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैं सोचती थी कि ये महिला कितनी निस्वार्थ तरीके से इस देश के बारे में सोचती हैं। तो वो मेरा पहला चॉइस हमेशा से था। अभी तक मतलब कि देश एक समझ नहीं पा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज गिराए गए, कितने गिरे, हमारे बेड़े में हैं या नहीं हैं। पहलगाम के आतंकवादियों का अब तक भी ना पकड़ा जाना, अब तक भी ना मारा जाना, कुछ अलग ही बात बताता है। ये एक बात पूरा देश कभी नहीं समझ पाएगा कि जिस जगह को हमने इतना सेंसिटिव समझा हुआ है और जहाँ बॉर्डर है, वहाँ कैसे इतने सारे पर्यटक हों और बिल्कुल सुरक्षा का इंतजाम ना हो। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसी हमले का या किसी एक्शन का इंतजार कर रहा होता है, तब सरकार जाति जनगणना की घोषणा करती है। मुझे ऐसा लगता है कि सेनाओं को राजनीति का मोहरा बनाया गया। हमारे देश के लोगों को जो मीडिया है उसने पूरी तरह कैप्चर करके रखा है। देखिए, प्रधानमंत्री का यूनिफॉर्म पहनना मैं एक ऑब्सेशन मानती हूँ। अगर उनको वाकई यूनिफॉर्म से प्यार होता तो गुजरात से हमारी देश की सेनाओं में बहुत से लोगों को भेजा जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों की बराबर मेल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और आप लोग विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से मिलना चाह रहे थे और उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनना चाह रहे थे। तो लीजिए, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों से आप बात कर लें। आपका शुक्रिया कि आपने अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। मैम, आपको सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस नई है, शायद कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, तो सब ये जानना चाह रहे हैं, जो हमारे पास मेल आ रहे हैं, कि हम कहानी होती है, कई कहानी हम लोग खुद लिखते हैं और कई कहानियों में हम लोग किरदार होते हैं। अनुमा आचार्य विंग कमांडर बनने तक का सफ़र, ये कहानी लिखी आपने है कि अपने आप इस कहानी में किरदार बनी है? बड़ा साधारण सा परिवार था, एक मध्यम वर्गीय परिवार, और जहाँ गरीबी भी थी उस समय। और मेरे पिता तब रेंजर्स ट्रेनिंग में गए और उसके बाद में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कंजर्वेटर बने। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मुझे लगता है किरदार ही है जो चलता चला गया। पर उसमें कुछ अच्छी बातें ये कि उस दौर में, जबकि लड़कियों का होना इतना लोग अच्छा नहीं मानते थे, मेरी नानी जी जो उस समय एक महिला बाल विकास विभाग में एक गज़टेड ऑफिसर थी, तो उन्होंने बधाई बजवाई थी और लड्डू बांटे थे। और मेरी दादी जी ने भी, जो उस समय के हिसाब से 6th क्लास पढ़ी हुई थी, उन्होंने भी लड्डू बांटे थे। तो एक लड़की के जन्म में दो दो बार बधाई बजना, वो एक अलग बात हुई थी। और फिर आगे चल के हम 3 बहनें, और हम अलग अलग जगहों पे, जो कि मध्य प्रदेश पहले कहलाता था, अब छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो ज़्यादातर समय मेरी पढ़ाई वगैरह सब बिलासपुर, एक जगह है वहाँ पास में, अंबिकापुर ज़िला है, और एक बगीचा नाम का एक छोटा सा, अब तहसील है वो, उस समय 1000-1500 लोगों का आदिवासी गांव था। तो चूंकि मेरे फादर सुपरिंटेंडेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ थे, वहाँ पोस्टेड थे, तो ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में काफ़ी समय, सरस्वती विद्या मंदिर में, और काफ़ी समय किसी सरकारी स्कूल में, और 2 साल कॉन्वेंट में, इस तरह से मेरी एजुकेशन हुई। तो 1.5 साल एक स्कूल में कह सकते हैं औसतन में पढ़ी। और उसके बाद मध्य प्रदेश बनने के बाद जो शहडोल है, उस जगह पे मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ हमारे परिवार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मेरी माँ को सिर में गहरी चोट लगी, और उसके बाद से वो डिप्रेसिव साइकोसिस नाम की एक प्रॉब्लम उनको हो गई।
जिसका लगातार 2 साल 3 साल वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो हमारा फिर भोपाल ट्रांसफ़र हुआ। भोपाल राजधानी है, तो राजधानी के साथ अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम होती है। जो छोटी छोटी सुविधाएं हमको छोटे शहरों में मिल जाती थी, जैसे घर, वो मिलने में बड़ा समय लगा। इस बीच में मेरे पिताजी को एक पैरालिटिक अटैक हुआ और साथ में अस्थमा का। तो मुझे ये याद है कि रात को 2:30 बजे उनको, हमारा एक स्कूटर होता था गियर वाला, उसको मैं चलाकर उनको करीब 15 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में लेके गई। तो बहुत सी चीज़ें भोपाल आने के बाद बदलने लगीं, और उसमें एक दर्दनाक हिस्सा कह सकते हैं उसे, वो ये था कि भोपाल आने के 1.5 साल के अंदर मैंने अपने नाना जी, नानी जी, माँ और पिताजी चारों को खो दिया, एक के बाद एक। तो मेरे माँ के साथ हुआ ये कि चूँकि उनको डिप्रेसिव साइकोसिस हुआ था, तो वो 6 महीने काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी, और 6 महीने थोड़ा एग्रेसिव रहती थी। और जो डिप्रेशन फेज़ था, उसी में मेरे नाना जी का देहांत हो गया था। तो काफ़ी ऐसी उदास रहा करती थी, पर मेरे जन्मदिन के दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाके थोड़ी मिठाई ले आओ, 3 साल से जन्मदिन नहीं मनाया तो हम मनाएंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि माँ आज बड़े अच्छे से बात कर रही हैं। तो मैं जब गई, मेरी दोनों छोटी बहनें तब स्कूल में थीं, मेरे फादर जो थे, गुरुवार का दिन था तो वो ऑफिस में थे, छुट्टी का दिन नहीं था। तो जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि माँ घर पे नहीं थी। मुझे लगा पड़ोस में किसी को बोलने गई होंगी। मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन माँ मुझे नहीं मिली, तो मैं घबरा गई। मैंने अपने बाबा को, फादर को मैं बाबा कहती थी, तो उनको ऑफिस में जाके बताया। हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए, हमने एफआईआर कराई, और उसके बाद हम 1 सवा साल तक लगातार माँ को ढूंढते ही रहे। जो भी हमारा बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे पिता ने हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन एक दिन ईश्वर ने उनको हमसे अलग कर दिया। उनको अस्थमैटिक अटैक हुआ, और एक डॉक्टर की रॉन्ग मेडिकेशन के कारण उनकी किडनी फेल हो गई। तो हमने उनको 25 अक्टूबर 1990 में खोया था। और उसके बाद सडनली मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि हम 3 बहनें थे। और चूँकि उस समय ऐसा था कि अगर कोई शासकीय कर्मचारी है, उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति गुम है, और अगर वही नेक्स्ट ऑफ किन है, तो 8 सालों तक उसे कोई देय नहीं मिलते। तो हम एक तरह से सड़क पर आ गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश वन विभाग जो था, उसने हमारी काफ़ी परवाह की। हमें उस घर से नहीं निकाला उन्होंने। बाद में हमने उसका मार्केट वैल्यू पर किराया भरा, लेकिन हमको घर मिला रहा। और उसके बाद काफ़ी समय के बाद मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली। तो मैंने 1.5 साल करीब मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग में एक असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की तरह काम किया। एक अच्छी बात ये हुई थी कि जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस समय एमफिल कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप एमफिल करते रहिए, 3 बजे तक आप ऑफिस आइए, सुबह से 10:30 से, और उसके बाद का समय आप कॉलेज में। तो मेरे जो प्रोफेसर थे, जो मेरे थीसिस के इंचार्ज थे, उन्होंने भी इसके साथ समझौता किया। इस तरह से मैं भोपाल यूनिवर्सिटी में 4th पोजीशन लेकर एमफिल बायोकेमिस्ट्री में कर पाई। और उसके बाद फिर एयरफोर्स का जब मैंने ऐड देखा, तो उसे मैंने भरा। और मुझे काफ़ी डर लगता था कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ अधिकांश समय, तो कैसे मैं ये कर पाऊँगी। और भारत की सेनाएं तो ऐसी हैं जहाँ इंग्लिश ही लैंग्वेज है। तो पर हिम्मत बहुत थी, और मुझे ये लगा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर जब मेरा पहले बैच में रिकमेंडेशन हुआ, 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिकमेंडेशन, दूसरा होता है सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में। तो पहली बार में काफ़ी लोगों का रिकमेंडेशन हुआ था, लगभग 350, और वैकेंसी सिर्फ 9 थी शुरू में, फिर वो 12 की गई। तो मेरा पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में जब मेरा रिकमेंडेशन हुआ तो सिलेक्शन हुआ, और वो पहला बैच था लॉजिस्टिक्स ब्रांच का। तो बहुत सारे किरदारों से चलते हुए, लेकिन हाँ, ये था कि हम 3 बहनें थे, हिम्मत नहीं हारी मैंने। लोगों को थोड़ा मुझसे डर लगे, इसलिए एक तो मैं थोड़ा टॉम बॉयिश रहती थी, और दूसरे मैंने कराटे क्लास में एडमिशन ले लिया था कि लोगों को कम से कम ये लगेगा कि लड़कियों को देखकर वैसे भी वल्नरेबल होती है दुनिया, तो उनको ये लगना चाहिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। जबकि मुझे ऐसा लगता है
कि उस समय मेरे हाथ पैर में उतनी कोई ताकत नहीं थी, पर दिमाग में बड़ी ताकत थी। तो इस तरह से मैं एयरफोर्स में पहुंची। मैम ये सवाल मुझे एकदम से जहन में आया क्योंकि आजकल का जिस तरह का माहौल है, तो कभी आप लोगों को भाई की ज़रूरत या आपके फैमिली में भाई का जिक्र नहीं हुआ? आपका सवाल आज भाई दूज के दिन है, तो हाँ, मैं ये जिक्र ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो मेरे पिता के बहुत से अच्छे दोस्त थे, तो उनके बच्चे थे जिनको मैं राखी बांधती थी, और उन्होंने ही कहा था कि आप राखी बांधिए। तो इस तरह से बिलासपुर में मेरे 4 परिवारों में ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं। तो जब मेरे माता पिता नहीं रहे, तो उन परिवारों ने बहुत बड़ा संबल दिया। फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन एक हिम्मत होती है। जैसे जब वो भोपाल आते थे, तो कोई आएगा तो अपने साथ में चावल का एक बोरा ले आएगा कि आप भाई ये हमारे घर में हुआ था, हमने सोचा यहाँ ले चलें। तो इस तरह से कभी चावल, कभी घी, कभी दाल, वो ऐसे ही ले आते थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम उस पर निर्भर थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हिम्मत थी कि हमारे लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो आएंगे। तो भाइयों का साथ मिला, और मैं उन सभी के आज भी, वो मेरे भाई जो हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। और सभी उनमें से अधिकांश जो हैं वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो उनके पूरे परिवारों से आज भी हम उतना ही जुड़े हैं जितना तब जुड़े थे। पर एग्जैक्टली अगर आप कहेंगे कि कोई काम करते समय या रोज़मर्रा में, मेरे ख्याल से मेरे माता पिता ने जब ये देखा था कि उनकी 3 बेटियां हैं, तो मेरे पिता ने मुझे, जैसे ही मैं ड्राइविंग लाइसेंस समझने के उम्र की हुई, तो उन्होंने मेरा जीप का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, और उन्होंने मुझे चलाना भी सिखाया था कि जिससे अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं अपने घर के लोगों को कम से कम हॉस्पिटल तक ले जा सकूं। तो मेरे पास लाइसेंस तब से था। तो मेरे पिता ने कभी ये लिंग भेद के साथ नहीं पाला। और ये मेरी माँ का भी था। अगर वो बीमार नहीं होती, उनको ये जो डिप्रेसिव साइकोसिस एक गहरी सिर पे चोट लगने के कारण नहीं होता, तो मुझे लगता है कि जिस परिवार में नानी एक क्लास 1 गजटेड ऑफिसर होकर रिटायर हुई हो, तो उस परिवार में इस तरह की कोई असमानता की कोई ज़रूरत, कोई जगह नहीं थी। मैम आप एयरफोर्स से रखते हैं, विंग कमांडर हैं। अभी तक मतलब कि देश एक समझ नहीं पा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज़ गिराए गए, कितने गिरे, हमारे बेड़े में हैं या नहीं हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है। इसकी क्या जानकारी है, क्या देश को क्या समझे देश, ये बड़ा सवाल है चीज़ों का। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पहलगाम के आतंकवादियों का अब तक भी ना पकड़ा जाना, अब तक भी ना मारा जाना, कुछ अलग ही बात बताता है। क्योंकि हमारे देश की सेनाएं हमेशा देश को बचाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ये सेनाएं या उस दिन पुलिस महकमा पहलगाम में क्यों नहीं था, ये एक बात पूरा देश कभी नहीं समझ पाएगा कि जिस जगह को हमने इतना सेंसिटिव समझा हुआ है, और जहाँ बॉर्डर है, वहाँ कैसे इतने सारे पर्यटक हों और बिल्कुल सुरक्षा का इंतज़ाम ना हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है 15 दिनों के बाद, एक और बड़ी अजीब सी बात होती है। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के लिए किसी हमले का या किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहा होता है, तब सरकार जाति जनगणना की घोषणा करती है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि जब इतनी बड़ी एक दुर्दांत घटना हुई है, उस समय सरकार देश को उस ओर ले जाने के बजाय, उसका कोई न्याय करवाने के बजाय अचानक जात जनगणना करती है। तो बड़ी सी ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझने का नाम नहीं लेती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब भारत की सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करती हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि चौथी सबसे बड़ी विश्व की वायुसेना के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है कि हम उस मौके का फ़ायदा उठा के हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके नहीं ले सकते थे। लेकिन बड़े ही नाटकीय तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर कराया। पहले वो घोषणा करते हैं, उसके बाद हमारा विदेश मंत्रालय आके एक छोटी सी घोषणा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेनाओं को राजनीति का मोहरा बनाया गया, और जो अचीव होना था वो अचीव नहीं हुआ। हमारे ऑपरेशंस के नाम बहुत पराक्रमी होते थे, जैसे नाम ही पराक्रम, जैसे नाम ही विजय, जैसे गगन शक्ति, जैसे त्रिशूल, जैसे आयरन फिस्ट। तो इस तरह के नाम होते थे। अचानक एक दिन नाम रख दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर,
और दुर्भाग्य से उन 26 महिलाओं के सिंदूर का न्याय भी नहीं होता, सौदा हो जाता है। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को सेनाओं के ऊपर राजनीतिकरण का एक जरिया मानती हूँ, और मुझे इसकी बेहद शर्मिंदगी है कि हमारी सेनाएं चूंकि हमेशा सरकार की ही तरफ होती हैं, और होना भी चाहिए, पर वो इसके विरोध में कुछ नहीं कह सकती। चाहे गलत हो या सही, देश की सेना को हमेशा सरकार के साथ होना चाहिए, लेकिन साथ में हम जैसे जो लोग जो जिंदगी भर अपनी सेनाओं को 1971 के वॉर में जब हमारे 13 जहाज गिरे थे और दुश्मन के 5 जहाज, तो भी हमारी सेनाओं ने बताया था हमारे ज्यादा जहाज गिरे थे लेकिन हम जीते थे। तो इस बार हमारी सेनाओं के ऊपर वो अंकुश मुझे दिखता है, और वो मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मैम, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत हौसला अफजाई के लिए वही यूनिफॉर्म पहनकर सैनिकों के साथ होते हैं, उनके साथ बीच में होते हैं, हर बड़े मौके पर वहाँ पे दिखते हैं। तो ये यूनिफॉर्म पहन के तो एक तो उनका सपोर्ट ही कर रहे होते हैं मैम। देखिए, प्रधानमंत्री का यूनिफॉर्म पहनना मैं एक ऑब्सेशन मानती हूँ। अगर उनको वाकई यूनिफॉर्म से प्यार होता तो गुजरात से हमारी देश की सेनाओं में बहुत से लोगों को भेजा जाता, लेकिन हमारे देश की सेनाओं में गुजरात के लोग तो हैं ही नहीं, बहुत कम, मिनिमल इतने लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो अपनी गरिमा और मर्यादा में रहती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब भी सेनाओं के या तो यूनिट में जाते हैं या शिप पर गए थे अभी, तो वो उसी तरह की या तो ओवरऑल या डांगरी पहनते हैं। मैं इसे उनके अंदर की कुंठा समझती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री एक आम नागरिक नहीं है कि वो अमेज़ॉन से कुछ ऐसा ही जो बैटल जैकेट जैसा है वो लेके ख़रीद के पहन लें। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब वो कंधे पर रैंक नहीं लगाते, जब वो उसका कोई बेल्ट नहीं पहन के, वो अधिकृत नहीं है उसके लिए, तो एक बात कहते हुए मुझे मतलब बुरा लगता है कि जब हमारे यहाँ किसी व्यक्ति पर, हमारे किसी फौजी पर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है और उसे अनसेरेमोनियसली सर्विस से निकाला जाता है, तो उसके कंधे की रैंक और बेल्ट निकाल लिया जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री इस तरह से अपने आप को डिपिक्ट कर रहे हैं? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर वो उनके शीर्ष नेतृत्व पर हैं, उनको इस तरह की सेना की मिमिक्री करना मुझे पसंद नहीं आता। व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा विचार है। पर मैम, ये वीडियो तो मतलब कि आम जनता शायद समझ नहीं पाती। वीडियो बड़े वायरल होते हैं और उसको बड़ा पॉजिटिव रूप में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म पहने बॉर्डर पे खड़े हैं सैनिकों के साथ। प्रधानमंत्री जिन चीज़ों के लिए अधिकृत नहीं हैं, जब वो करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे देश के लोगों को जो मीडिया है उसने पूरी तरह कैप्चर करके रखा है। अब कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग हैं जो लोगों तक सही सच्चाइयाँ पहुँचाते हैं, लेकिन देश का मुख्य धारा का मीडिया तो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी से विहीन है। तो वो गलत सही भी बताता है और जनता उसी को सही मान लेती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी न किसी अधिकारी को, किसी न किसी वेटरन को एक दिन ये लगेगा और इस पर वो अपनी कोई अपील, कोई रिट ज़रूर दायर करेगा, और इसके बाद शायद इस पर रोक लगे। लेकिन रोक तो तब भी नहीं लगती ना कि जब भर चुनाव में प्रधानमंत्री जी अपने शहीदों के नाम पर वोट मांग लेते हैं। तो देश की संस्थाएं इस समय मुझे नहीं लगता कि वो लोकतांत्रिक काम कर रही हैं, और इसका फ़ायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उठा रहे हैं। मैम, लोग अब ये चल रहा है वीडियो, तो लोग ज़रूर कमेंट में कहेंगे कि आप अभी ये बोल रही हैं लेकिन आप तो बीजेपी के साथ भी रही हैं। मैंने बीजेपी को कभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। मेरे परिवार में कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा, तो मुझे जो दिखता था वो वही दिखता था जो मीडिया दिखाता है। और एक समय में काफ़ी खुश हुई थी कि एक गांधी टोपी पहन के एक अनशन पर अन्ना नाम के व्यक्ति बैठे थे। बहुत लोगों की तरह मैं सोचती थी कि अगर मैं सेना में नहीं होती तो मैं भी मोमबत्ती लेके चले जाती इंडिया गेट पे। तो जो दिखता था, जो भ्रम था, वो यही था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो एक एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की कंपनी थी जिसने उनका पूरा मैनेजमेंट संभाला था, इवेंट मैनेजमेंट। तो उसने गुजरात मॉडल दिखाया था। तो आंखें वही देखती हैं जो हमें दिखाया जाता है, जब तक कि हमको सच्चाइयाँ मालूम होना ना शुरू हो जाए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से 24 अक्टूबर 2017 को मिलने गई। उससे पहले मैंने उनको भी एक पत्र लिखा था, लेकिन उससे भी पहले मैंने कांग्रेस पार्टी को एक पत्र लिखा था, ईमेल, क्योंकि आज भी और तब भी मेरी रोल मॉडल श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और मुझे श्रीमती सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री का पद एक्सेप्ट नहीं किया था, उस समय मैं जब उनको देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये महिला कितनी
निस्वार्थ तरीके से इस देश के बारे में सोचती हैं, तो वो मेरा पहला चॉइस हमेशा से था। लेकिन अब चूंकि ईमेल का कोई जवाब नहीं आया, और जैसे ही मैंने पीएमओ को ईमेल लिखी तो वहाँ से जवाब आ गया, और मैं प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंची और उनके साथ फोटो वगैरह हुआ। तो आप भी समझ सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह से सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं आप, तो आपको बड़ा गर्व लगता है और आप सोचते हैं कि कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। तो मैंने बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं की। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि आप राजनीति सीखो, क्योंकि कोई आप तो जानती ही नहीं हो कुछ। तो उन्होंने मुझे अहमदाबाद भेजा, गांधीनगर में उनका एक जो कार्यालय है उसमें मैं रही, और वहाँ पे मैंने प्रचार का काम नहीं किया। वहाँ एक कॉल सेंटर की टीम थी जिसमें कॉलेज गोइंग जो छात्र थे, जो ड्रॉप आउट्स थे, वो वहाँ थे और उनको मैं लीड करती थी। और उस तरह से वो इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे, रोज़ अपने शक्ति केंद्रों को फ़ोन करना, इस तरह के काम थे। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ हैदर जी, और मैंने अपने पतिदेव से तब भी कहा था, 5वें दिन मुझे बड़ा सफोकेशन लगने लगा, क्योंकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ, तो वहाँ अनुशासन के नाम पर काफ़ी डंडा भी चलता है और गलत बयानियाँ भी होती हैं। तो मुझे ऐसा ही माहौल लगा। और फिर मैंने जब महिलाओं की वहाँ स्थिति देखी, जो कुछ बोल नहीं सकती थी, हमेशा कुढ़ती रहती थी, उनके ऑफिस में जो महिला मोर्चा था, सबसे रद्दी कंप्यूटर जो चलता ही नहीं था और उसको कोई सुधरवाता भी नहीं था, मुझे अचानक लगा कि यहाँ महिलाएं एक तरह से पराधीन हैं। और मैंने फ़ोन करके बोला कि मैं वापस लौटती हूँ, पर मेरे घर के लोगों ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री ने भेजा है, आपका कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, तो आप सीखो वो क्या करते हैं, मत ज्वाइन करना, आपको पसंद नहीं आ रही है। तो मुझे वो माहौल बहुत सफोकेटिंग लगा था। और जब आगे चल के इस घटना के, जब मैं लौट आई, 35 दिन में वहाँ रही, मैंने एक रिपोर्ट बनाई और बीजेपी को दी, और मेरी तारीफ़ भी की गई कि मैंने बहुत सिंसियरली काम किया है। लेकिन 8 महीने के बाद जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ऑफ़र किया मध्य प्रदेश की मुख्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैं चूंकि बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी, तो मैं अपने आप थोड़ा सा अपने शहर में, विदिशा में अपनी पहली जगह बनाती और फिर मैं राजनीति में आती, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उन्होंने तो सीधे ही मुझसे बिना पूछे मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य बना के पेपर में छाप दिया। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं आगे चलती उसको उन्होंने लोगों के सामने एक्सपोज किया है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तो एक आईआईटी कानपुर से आलोक अग्रवाल थे, वो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के कन्वीनर थे, और मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। तो आलोक जी ने मुझसे कहा कि देखिए, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आपने दिल्ली में देखा वहाँ सरकार बनी है, तो आप अगर लोकतांत्रिक ही हैं तो आप, कांग्रेस आपको अगर पूछ भी नहीं रही है तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, हो सकता है किसी तरह का कोई चमत्कार हो जाए। तो हमारे जैसे लोग जो राजनीति नहीं समझते, जाति का इक्वेशन नहीं समझते, लोगों की आर्थिक स्थितियों को उस समय तक नहीं समझते, मैं फौज के अंदर रहते हुए बात कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ, आइडियोलिस्टिकली बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो मैंने कहा मैं फील्ड की इंसान हूँ, चलिए करके देखती हूँ, लोग शायद मेरे को, जैसी मैं हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ, शायद उस भावना को समझेंगे। तो मैंने वो पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मुझे तब पता चला कि पार्टी का कोई काडर ही नहीं था, वहाँ उनकी कोई टीम ही नहीं थी। मैं उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल अकेली थी। तो जो लोग सामने मेरे कारण आए, उनके साथ मिलकर, और मेरे कुछ फौजी लोगों ने मुझे कुछ चंदा दिया, और उसके सहारे मैंने वो चुनाव लड़ा, क्योंकि पैर आगे बढ़ चुका था, उसे पीछे करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने चुनाव लड़ा और मैंने सोचा कि इस पार्टी को यहाँ खड़ी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन चुनाव तो हारा मैंने, और उसके बाद जब मैंने सोचा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करूँ, तो लोग आने ही तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने 4 महीने के भीतर उस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, 6 फरवरी को 2019 में। और उसके बाद मैं किसी पार्टी में नहीं थी, लगभग 1.5 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं थी। इस बीच में मेरा एक बचपन की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे, एक नेशनल चैनल हिंदी का शुरू हो रहा था, उसकी टैग लाइन ही थी, आओ देश बदलें। तो उस चैनल में मैंने 4 महीने एक एंकर की तरह काम किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ
कि उस चैनल ने अपने उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और प्रधानमंत्री जी ने उस चैनल में जितने एंकर्स थे, न्यूज़ रीडर्स थे, उनको देखा और देखते ही से कहा कि आपने तो इस चैनल में उन लोगों को रखा हुआ है जो मेरे खून के प्यासे हैं। तो होना वही था कि चैनल के सीईओ को 40 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। उनके ऊपर शायद आज भी कोई केस चल रहा होगा और उसके बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने उस चैनल को ख़रीद लिया और आज वो चैनल सत्ता की ही भाषा बोलता है। तो मैं इस 1.5 साल में डिफेंस एक्सपर्ट की तरह से फिर बाद में लोगों के बीच आती रही और एक दिन फिर मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया और जो मुझे पसंद भी था, जो मैं शुरू से ही चाहती थी, क्योंकि ये वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। तो जब वहाँ से ऑफ़र आया तो मैंने उससे बहुत सहर्ष स्वीकार किया और आज भी उस लोकतंत्र की लड़ाई में मैं उस पार्टी की एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैम, जो अभी आपने बताया, तो ये आपने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि वो सर्विस के साथ साथ ये आप सोच रहे थे कि ऐसा मैं कुछ करूँगी? जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने माता पिता को बहुत बचपन में खो दिया था, तो हमें पेंशन का अधिकार नहीं था। जबकि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसमें नरसिम्हा राव जी ने, उन्होंने ये कहा था कि महिला अधिकारियों को जब हम लेंगे तो 11 साल के बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप पेंशनेबल सर्विस चाहते हैं। लेकिन उनके सत्ता जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी आई और उसने सभी लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी। उसी समय महिला अधिकारियों को जो पॉलिसी लेटर के ज़रिए कहा गया था कि उन्हें पेंशनेबल सर्विस मिलेगी, उसे भी अटल बिहारी सरकार ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमारे पास उस समय का न्यूज़पेपर का विज्ञापन था, पॉलिसी लेटर था, तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में हमने वो लड़ाई जीती, लेकिन उस लड़ाई को जीतने में 2 साल का समय लगा। तो इस बीच में हम अक्सर इस तरह की बातें करते थे, महिला अधिकारी काफ़ी थे, तो हम सोचते थे कि क्या ये कभी होगा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है इतिहास में कि कोई नौकरी छोड़ चुका हो उसको दोबारा सर्विसेज ले लें। तो हुआ ये कि आगे चल के वो हुआ, लेकिन उसके पहले हमने ये सोचा कि क्या करें, मतलब एक कोई चीज़ हम बिड करते हैं। तो मैंने ये बिड किया कि अगर मुझे पेंशन मिल जाएगी तो विदिशा, जो कि मेरा जन्म स्थान है, उसे मैं प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग की रिपोर्ट में वो सबसे गरीब ज़िलों में से एक है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पेंशन ले लेती हूँ तो फिर मैं राजनीति में आके विदिशा के लिए कुछ करूँगी और खुले मन से करूँगी। और अगर मैं बहुत ऑनेस्टली उस शहर के लिए अपने 24 घंटे दे सकूँगी तो वो ज़िला जो है हर तरह से कहीं ना कहीं, मतलब अभी वो आखिरी के 300 में आता है, हो सकता है वो शुरू के 300 में आने लगे, ऐसा एक विचार था। और फिर हम वो कोर्ट केस जीत गए। तो जिस समय पेंशन का समय आया तो मैंने सोचा कि अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अब तो क्यों छोड़ूं मैं। पर एक समय, वो 2016 का साल था, मुझे रात में कई कई बार लगता था कि मैंने किसी और से तो नहीं बोला था ना, खुद से बोला था ये, तो क्या मैं खुद से झूठ बोलती हूँ। और इसी समय मैं गांधी को दोबारा पढ़ रही थी, तो फिर मुझे लगा नहीं, अगर ये निर्णय लेना है तो अभी लेना है। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया, उसी समय किया। और मेरा इरादा केवल विदिशा, मेरा फोकस मेरा गृह ज़िला ही था और उसी के लिए मैं काम करना चाहती थी। तो इस तरह से मेरा, और जैसे मैंने बताया कि मैंने दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आ गया था और कांग्रेस की तरफ से जवाब बहुत बाद में आया, लगभग 2 साल के बाद, जब मुझे पैनलिस्ट और फिर प्रवक्ता बनाया गया। मैम, एक चीज़ हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि घबराहट और डर नहीं होता? प्रधानमंत्री मोदी से आप मिली हुई हैं, उन्होंने खुले में ही कहा है कि खून के प्यासे लोग, और उसके बाद भी आप, हम देखते हैं बराबर, हमारे दर्शक भी देखते हैं, आप एकदम खुलकर सवाल पूछती हैं, जो गलत है बोलती हैं। तो कहीं एक डर की, प्रधानमंत्री तो हैं ही देश के, इतने बड़े पावरफुल आदमी हैं और उनकी आप नीतियों पर सवाल उठा रही है, उन पर आप कह रहे हैं, अभी अब यूनिफॉर्म पर आपने कहा, इतना खुलकर एकदम चीज़। हैदर, देखिए, जो 1925 का साल था ना, वही लौट आया है 100 साल बाद 2025 में। तो क्या तब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो डरे थे क्या? जब तक गांधी नहीं आए थे, अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज करते थे, लेकिन गांधी आए तो उन्होंने सबसे बड़ी कुंजी क्या दी हमें? उन्होंने कहा डरो मत। आज राहुल गांधी भी वही कहते हैं, डरो मत। और मेरे परिवार में मुझे जो जैसे मैंने बताया कि हम 3 बहनें थे, तो मेरे पिता ने हमेशा और मेरी माँ ने ग्रूम ही इस तरह से किया था
कि किसी अगर आप सही काम कर रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोलती हूँ उसमें कुछ भी अतिरेक से मढ़ा हुआ नहीं है, ये वही है जो वो कर रहे हैं। और ऐसे गलत कामों से मेरा विरोध है, जैसे अग्निपथ स्कीम वो लेकर आए, उससे मेरा विरोध है। अग्निपथ जैसी स्कीम इजराइल का मॉडल है। एक किताब थी स्टार्टअप नेशन, उस किताब के आधार पर ये स्कीम ले आई गई। इजराइल 70 लाख लोगों का देश है, हमारा देश 140 करोड़ का देश। बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के हमारे ऊपर एक ऐसी योजना मढ़ दी गई जिससे आज परिणाम दिख रहा है। हमारी सेना संख्या बल में 1,80,000 से ज़्यादा सैनिक कम हो गए हैं। बार बार हमारे टेक्निकल के जो एक्सपर्ट हैं, जो सेलर्स हैं या एयरमैन हैं, वो रिटेन नहीं कर पा रही है हमारी फौजें। तो फौज के अंदर अफरा तफरी है। अग्निवीर जो हैं 8 घंटे काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विरोध करना होगा। जिस सेना ने मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य बनाया है, उस सेना के प्रति मेरी सबसे बड़ी वफादारी है, इस देश के प्रति वफादारी है। राजनीतिक लोग आते जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको मैंने सोचा था कि वो देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, वाकई हम पीओके ले लेंगे, वाकई हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, इसका सबका उल्टा हुआ। वो एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की जो कंपनी थी, उसने प्रधानमंत्री जी को स्थापित तो किया, लेकिन नरेशन में वो मेंटेन नहीं कर पाए। आज मीडिया उसका असफल प्रयास करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की सेनाओं को बिल्कुल मजबूत नहीं किया है। ये कहकर कि हम स्वदेशी बनाएंगे, आज हमारी सेनाओं में स्क्वाड्रन्स की कमी और भी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो जब कोई फायदा नहीं हो रहा है, जब आप पुरानी सरकारों की गई हर परंपरा को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी सेनाओं में जो सौहार्द होता था, चारों हमारे पूजा स्थल एक ही जगह होते थे, और जो चीज़ें हम अंदर करते थे, जैसे कि जब कोई नया एयरक्राफ्ट आता था तो बिल्कुल चारों धर्म के लोग आते थे, अपनी अपनी पूजा करते थे, नींबू मिर्ची भी होता था, लेकिन अंदर होता था, उसे हम दूसरों के सामने बताकर। ये मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बातें हैं कि हम एक तरह से एक ही धर्म की कुछ बातों को बताकर और लोगों को भ्रमित करते हैं, अंधविश्वास में डालते हैं। हमारे देश की वैज्ञानिक सोच खत्म करने का भी पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। पर मैम, आपने 1925 का जिक्र किया, अभी 2025 चल रहा है, वहीं पर आरएसएस के 100 साल का हुआ है, और वैज्ञानिक सोच पर भी आप हमला बता रही हैं, पर प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं, और एक विचारधारा संगठन बहुत मजबूत है जो देश के हितों के लिए काम कर रहा है। देखिए, मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं इस तरह के किसी भुलावे में नहीं आऊँगी कि वे लोग देश के लोग हैं। दरअसल शुरू से ही आरएसएस ने सत्ता को अपना केंद्र बनाया, तो उसके लिए उन्होंने देश में विभक्तिकरण का शुरू से ही ऐसा रखा। और आपको अगर मालूम हो कि आरएसएस का एक रिश्ता इटली से भी है, कि जो मुसोलिनी के लोग जो जिस तरह की ड्रेस पहनते थे, आरएसएस ने उसी को अपनाया है। उनका जो प्रणाम है वो भी किसी दूसरे देश का है। तो आरएसएस ने सिर्फ सत्ता को केंद्र में रखा, देश को केंद्र में नहीं रखा। देश को केंद्र में रखते तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेते, देश को केंद्र में रखते तो हिंदू मुस्लिम एकता को एक समझते। लेकिन आरएसएस आज ये सवाल पूछती है कि 2 देश क्यों बनाए, लेकिन वही आरएसएस मुसलमानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, और उसी कारण से हमारा देश आज 2 तरह के लोगों में, देखिए पहले राजनीति थी, पर घरों में राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि 2 भाई एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं, जो कि अब हो गया है। बरसों पुराने हमारे दोस्त इसलिए बिछड़ गए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सांप्रदायिक बना दिया है, और वो इतना ज़्यादा कड़वे हो चुके हैं कि वो आगे सुनना नहीं चाहते। तो जब जिस देश में ऐसा माहौल आरएसएस कर रही है, और ये आरएसएस की विचारधारा है, मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि इस तरह के अफवाहें उड़ाई जाती थी कि आज भी सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे के उनकी हत्या करवाई गई। तो ये जो अफवाहें थी, आरएसएस शुरू से लोगों के बीच में धीरे धीरे डालती थी। आज उनका समय आ गया जिसमें लोग शायद उन्हीं चीज़ों को सच मान रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये भी समय लोगों के लिए बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाला है। सारे झूठों का पर्दाफाश होता जा रहा है, लोग समझते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने वाले लोगों की संख्या भी मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। तो प्रधानमंत्री की जो भाषा है उसने देश की गरिमा गिराई है। इन सब बातों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि जो समय 1925 में था,
आज 2025 में भी वही लड़ाई हमको लड़ना है। अपने देश के लोकतंत्र को बचाना है, वैज्ञानिक सोच को वापस लाना है, और देश अब जो लगभग 50 साल पीछे चला गया है, उस देश को वापस एक विकास करता हुआ लोकतंत्र हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई होगी, तो आपका अपना पर्सनल अनुभव कैसे है कि जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत की दुकान शुरू की, फिर एक यात्रा शुरू की, और एक अपना हम लोगों ने तो देखा है एक बदले हुए नायक के रूप में वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं उनसे। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अगर आप पिछड़े और दलित का कोई एक नेता है तो वो राहुल गांधी के अंदर दिखता है, बाकी लोग तो जातियों में बटे हुए हैं। 2010 में जब सेनाएं हमारे परमानेंट कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, क्योंकि हम केस जीत चुके थे हाई कोर्ट में, लेकिन सेनाएं नहीं चाह रही थी कि महिला अधिकारियों को पेंशन मिले, तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट उस समय श्रीमती सोनिया गांधी थी, उनको एक चिट्ठी लिखी जो बाद में जो एंटोनी जी थे रक्षा मंत्री, उनके पास पहुंची। लेकिन इस बीच में हमने राहुल गांधी जी से भी मिलने का एक रिक्वेस्ट किया था, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो 23 मार्च 2010 मुझे इसलिए भी याद है कि उस दिन हम भगत सिंह जी को भी याद करते हैं, और उस दिन हम राहुल गांधी जी से मिले थे। हम करीब 15-20 महिला अधिकारी और हमारी जो हाई कोर्ट में लॉयर थी, हम लोग मिले। तो उन्होंने कहा कि पूरा केस मैं समझ चुका हूँ, आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो राहुल गांधी जी ने तब हमारे लिए रक्षा मंत्री से बात की थी, हमारा केस टेकअप किया था, और मुझे 2010 में जो पेंशन का अधिकार मिल चुका था वो राहुल गांधी जी के कारण था। अब जब मैं कांग्रेस में आई तो उसके लगभग 3 साल के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई कर्नाटक में, मैंने उस समय हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख थे रणदीप सुरजेवाला जी, तो वो कर्नाटक के इंचार्ज बन चुके थे तब तक। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे राहुल जी से मिलवाइए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और तुरंत यात्रा जैसे ही शुरू हुई तो राहुल गांधी जी के साथ मैं चलने लगी, और राहुल जी ने मेरा नाम, चूँकि विंग कमांडर अनुमा आचार्य था, तो उन्होंने फ़ौज के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि हम आपसे 23 मार्च 2010 को मिले थे, और राहुल जी को ना केवल याद आया, उसके बाद तो उन्होंने लगभग 20 मिनट मुझसे रास्ते में बात की, और उस समय को भी उन्होंने पूछा कि कितनी और महिला अधिकारियों को फिर परमानेंट कमीशन और पेंशनेबल सर्विस मिली। तो राहुल जी से जब मैं इस बार 20 मिनट मिली तो उनके अंदर मैंने देखा कि सेना के प्रति बहुत सम्मान, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जानना चाहते हैं कि सेनाओं के अंदर का फैब्रिक जो है, जैसा कि हमेशा रहा, क्या वो अब भी वैसा है। उसके बाद मेरी मुलाकात 2 या 3 बार और हुई राहुल जी से, लेकिन अभी जब मई के महीने में इसी साल में उन्होंने हम सब मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्स पर्सन से बात की थी, तो उन्होंने बहुत ही मानवीय 3 बातें कही। एक तो ये कहा कि आप जो कांग्रेस पार्टी का फेस हैं, मैं पर्सनली भी आपका कृतज्ञ हूँ, पार्टी तो है ही, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जिस युद्ध को आप लड़ रहे हैं, जिस तरह से आप पार्टी का फेस बन के और गलत सही सारी बातें अपने ऊपर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपका मैं आपका प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, लेकिन सामने से इतना झूठ आता है कि मुझे लगता है कि आप लोग कितने उसको बखूबी टैकल करते हैं। और एक बात उन्होंने कही कि आप सबके घर में आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ हैं, तो वो ये कड़वाहट डिज़र्व नहीं करते। तो जब आप स्टूडियो में जाते हैं या स्क्रीन के सामने होते हैं तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, आपके घर के लोग आपका सब कुछ हैं और वो डिज़र्व नहीं करते। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी मानवीय संवेदनाएं हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगी इस जगह पे, अगर आपकी इजाज़त हो, कि मैंने इसी साल एक दिन मनरेगा के लेबर का काम किया, पूरा, मतलब जैसा काम किया जाता है, और हम लोग इतना थक गए थे कि शायद 6 घंटे हमने काम किया होगा, और आके जो हम अपने ज़मीन पे बिस्तर लगा था उस पे जो सोए हैं, तो हमको कोई होश नहीं था। हमको पहली बार समझ में आया कि एक मजदूर कितनी पीड़ा झेलता है, और हम उसके ऊपर सीधे कोई टिप्पणी कर देते हैं। तब मुझे ये मालूम पड़ा कि राहुल जी ऐसे मनरेगा के काम कई बार कर चुके हैं। तो हमारा जब लीडर ऐसा हो जो दूसरों को भाषण देने के बजाय खुद उसको अमली जामा पहना कर देखे, तो उसके अंदर की मानवीय संवेदनाएं, अगर देश कभी उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर लाएगा तो हमारा देश ज़रूर मानवीय गुणों में भी, उन आंकड़ों में भी, जैसे जो लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स,
उसमें भी हम आगे जाएंगे और देश प्रगति तो करेगा ही, क्योंकि सब लोग साथ में प्रगति करेंगे। राहुल जी के ऊपर काफ़ी तरह के लांछन लगाए, कोई भी और होता, मैं अपने आप को भी समझती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत साहसी मानती हूँ, लेकिन लगातार 10 साल तक कोई आपके पीछे पड़ा रहे, आपके बारे में भ्रांतियाँ फैलाता रहे, आपको बहुत कम अक्ली का साबित करता रहे, उसके बाद इतना उनके अंदर साहस, मुझे लगता है ऐसे ही लोगों को हम अपना लीडर फौज में भी मानते हैं, ऐसे ही लोगों को हम अपना लीडर देश में भी मानते हैं। मैम, आप जो बात कह रही हैं, लेकिन जो दर्शक है, जो मेन मीडिया है, वो तो ये बता रहा है और इस बताने की पूरी कोशिश है कि बिहार में महागठबंधन का तालमेल नहीं बैठा और इधर राहुल गांधी इमरती तल रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का जो भी तालमेल है, कल यस्टरडे वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, और थोड़ी बहुत जो बातचीत है वो बातचीत से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनडीए में तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको 2015 में एनडीए 20 सीटें देती थी, उसके बाद 7 पर ले आई, इस बार 6 पर ले आई। और भी कुछ पार्टियां हैं जिनको लगता है कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसकी घोषणा नहीं कर रही है, और महाराष्ट्र का उदाहरण सबके सामने है ही। तो महागठबंधन में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हर बात होती है हम चर्चा से उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं, अगर सलूशन ना भी मिले तो भी लोकतंत्र तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो यहाँ महागठबंधन का पूरा जो भी तालमेल है वो सही हो गया है, लेकिन जो एसआईआर से नुकसान हुआ है उसके बारे में सबसे बड़ी चिंता है। जिस विधानसभा को बिहार में मैं एज एन ऑब्जर्वर देख रही हूँ, 19,500 वोट उसमें से काटे गए, और जो जोड़े गए वो लगभग 9,500 हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर के बाद जोड़ने से मना कर दिया है। तो आज भी लगभग 6 से 7,000 वोट ऐसे हैं जो वैलिड वोटर्स हैं, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं है। इस तरह से वो आने वाली सरकार की सुविधाओं से भी वंचित कर दिए जाएंगे। तो ये जो धोखा हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, बीजेपी के चुनाव मोर्चा की तरह काम करते हुए, ये ज़्यादा बड़ा धोखा है। लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए बिहार के लोगों को, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लगभग 65 दिन में बिहार में रही हूँ। मैम, इमरती का जिक्र नहीं किया आपने। इमरती अच्छा है, मीठा है, परंपरागत है, और परंपरागत चीज़ों से राहुल जी जुड़े हैं, और त्योहार का दिन है, चांदनी चौक है, घंटे वाला हलवाई है, ये सब हमारी विरासत की चीज़ें हैं। राहुल जी उसे भी बनाना ही सीख रहे हैं, और उससे एक बहुत बड़ा जो एक आपने भी सुना होगा कि जो लोग इतनी परंपरागत मिठाइयाँ बनाते हैं वो हलवाई कहलाते हैं, और जो 5 स्टार होटल में खाना बनाते हैं वो शेफ कहलाते हैं। तो ये अंतर हमारे देश को पहली बार समझ में आया है, इससे पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। तो राहुल जी का केवल इमरती बनाना, इमरती से परिचय नहीं है, या उसको बनाने से लोगों को इस पक्ष से भी बताना है कि एक तबके को जिसका हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उपयोग है, उसको हम हलवाई सोचकर उसको उस निगाह से नहीं देखते जिससे हम शेफ को सुनकर देखते हैं। तो ये राहुल जी ही तो बता रहे हैं। मैं चलते चलते एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। आप एंकर का भी आपने काम किया है और अब विपक्ष की प्रवक्ता भी है, तो आजकल जिस तरह से एंकर का विपक्ष प्रवक्ताओं को लेकर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन होता है, जितना मौका दिया जाता है, कितनी बात की जाती है, कितना दिया जाता है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, एंकर्स अपना एजेंडा रन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। वहाँ मैंने सुना है हीरेन जोशी नाम के एक व्यक्ति हैं, चाहे कितने से बड़ी दुर्दांत घटना ना हो जाए, जैसे मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, वो चर्चा का विषय नहीं बन सका, उसे हमें नॉर्मल डिबेट्स के बीच में लाना पड़ा। तो जनता के मुद्दे जो एंकर हैं वो उठा नहीं रहे। आज ही मैंने एक एंकर का इंटरव्यू देखा, एक ऐसी महिला के साथ जो एक बड़े चैनल की प्रतिनिधि हैं, उनका चेहरा है, और वो एंकर कहता है कि लोग हमको इसलिए आजकल नहीं देख रहे हैं, टीआरपी इसलिए कम हो गई क्योंकि हम जनता के मुद्दे नहीं उठाते। तो एंकर जानते हैं ये बात कि वे जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो पत्रकारिता में डिप्लोमा या कोई डिग्री ली है, उनको भी इसका मलाल है, लेकिन उनका मुद्दा यही है कि भाई देखिए, कई बार मुझे लगता है कि रोटी ज़मीर से बड़ी होती है, पर यहाँ रोटी की बात नहीं है, रोटी से आगे की बात है
कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती। इसीलिए हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए लगातार विपक्ष से सवाल पूछते हैं, उनको बोलने नहीं देते, उनका चेन ऑफ थॉट्स बार बार तोड़ते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल में रिसेप्शन में जो लोग होते हैं वो उस होटल का चेहरा होते हैं और लोगों की मदद करते हैं आने जाने में, बस वैसा ही एंकर का रोल रह गया है। केवल आने जाने में लोगों का मदद करना, उस चैनल में लेके आना और बाहर भेज देना, लेकिन उनके दिल पर कोई छाप नहीं छोड़ते ऐसे लोग। तो ये एंकर अब पत्रकारिता के नाम पर तो धब्बा हैं ही, लेकिन अपने दिल में भी वो जानते हैं कि जिस कारण से उन्होंने पत्रकारिता सीखी थी वो उसे नहीं कर पा रहे। मैम चलते चलते आप दिल्ली का भी सवाल कर लिया जाए कि वो कहा गया था ग्रीन पटाखे होंगे और फिर उसके बाद कितना पोल्यूशन हुआ, फिर मंत्री जी ने कहा था कि क्लाउड सीडिंग के आर्टिफिशियल रेन होगी, अब कहा जा रहा है कि क्लाउड आएंगे तो सीडिंग होगी तब जाके आपका बारिश होगी। तो दिल्ली की जनता बड़ी परेशान सी है, क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा भुलावा देती है। तो रेखा गुप्ता जी ने पहले ये कहा था कि इस बार दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन पटाखे होंगे, और जब वो प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कमरे में मेड इन चाइना, शायद वो मेड इन चाइना ही है, लोगों ने पता किया, एक एयर प्यूरिफायर लगा है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि बहुत से आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रम में ही डालकर सत्ता पाती रही है। अभी 8 पे कमीशन की भी बात की थी जब दिल्ली चुनाव हो रहे थे, तो ये कहा गया था, अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी 8 पे कमीशन आएगा, लेकिन उन्हीं के मंत्री ने कह दिया सरकार में कि अभी 8 पे कमीशन को तो हमने उसके बारे में कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं की है। तो जहां दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, वहीं जिन लोगों को वाकई उससे असर होने वाला है उन्हीं को लोगों ने सांप्रदायिक बनाकर और पटाखे को धर्म से जोड़ा है, जबकि पटाखे को जोड़ना है पोल्यूशन से। और एक बात जरूर कहूंगी कि पहली बार इस देश में बारूद बाबर लेकर आया था, बाबर से इतनी प्रॉब्लम है और पटाखे वही जला रहे हैं। तो अगर आप धर्म से भी जोड़ते हैं तो फिर आप उसी धर्म जिसके खिलाफ आप खड़े होते हैं उसी की बारूद से अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं। दोनों तरह से इसे देखा जा सकता है। मैं हालांकि इसे ये मानती हूँ कि अगर पटाखे से पोल्यूशन नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री ने एयर प्यूरिफायर खुद क्यों लगा के रखा है, एक सवाल है, और ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। मैम बहुत अच्छी चर्चा रही, आपने इतना वक्त दिया। जाते जाते कुछ हमारी ऑडियंस के लिए द स्वतंत्र की बस इतना कहना चाहती हूँ कि भ्रम में मत डूबिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है, सत्ता। पिछले कई सालों से हम पूरा का पूरा देश सिर्फ चुनाव लड़ रहा है और हम अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है। वापस इसे उसी लोकतंत्र की मिट्टी में ले आइए जिसमें हम सब मिलकर विकास कर रहे थे, एक साथ आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। वही भाईचारा हमें वापस चाहिए, देश में भी और सेना में भी। जी हाँ, वही भाईचारा वापस लाइए और सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है। तो ऐसी ही शख्सियत से आपकी बराबर द स्वतंत्र मुलाकात कराता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और ख़बर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।